जो माँ समान दादी जी की छत्र छाया में अनेक वर्ष उनके प्यार और शिक्षाओं से संवरती रही और अंत तक दादी जी को बहुत ध्यान और बहुत ही स्नेह से संभालती रही। ऐसी प्यारी हंसा बहन से हम सुनेंगे उनके अनमोल अनुभव। हम सभी ने यज्ञ स्टोरीज तो बहुत सुनी है और दादी से हमने अपने मुख से सुना। वो अनेक बार दादी ने सुनाया है ये बात कि कैसे जब बाबा ने सब दादियों को सेवा पर भेजा तो दादी बॉम्बे जब आई थी तब कुछ पैसा नहीं था हाथ में, तो दादी ने कैसे पैदल करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। जब बाबा ने दादियों को सेवा पर भेजा, दादी को खास जब बॉम्बे आई तब दादी ने वर्ली स्ट्रीट पर पैदल करके बहुत सेवा किया और दादी सी फेस पर बैठ के जार का चित्र लेके बैठ जाती थी, तो कुछ भी लोग देखते थे तो समझते थे कि ये कोई जोशी है, तो कुछ न कुछ पैसा रख के जाते थे। लेकिन दादी ने कभी भी वो पैसे से अपने ऊपर खर्चा नहीं किया और दादी सारा दिन गुजारती थी, सिर्फ एक छोटा सा केला खाते थे या चने खा के दिन गुजारते थे। बाकी हर समय दादी को यज्ञ के लिए ही रहता था कि जो भी कुछ थोड़ा बहुत भी जो मिलता था सेवा में से पैसा, तो वो यज्ञ में भेज देते थे। ये नहीं समझा कि हम अपने ऊपर यहाँ रखे हम और हम कुछ सेंटर खरीद करेंगे या कोई स्थान ऐसा लेंगे जहाँ हम सेवा करेंगे, ये नहीं सोचा। तो दादी हमेशा यज्ञ को याद करके यज्ञ में ही यज्ञ सेवा भेजते थे। और फिर हमने सब सुना है कैसे दिल्ली में जब दादी मनोहर दादी के साथ रहती थी और भी दादी के साथ रहते थे, तो उस समय जब कोई जिज्ञासु आए तब उन्होंने बोला आपका भंडारा दिखाओ, तो उस समय भंडारे में कुछ था ही नहीं, एक आटा का डब्बा और नमक। तो वो भी आश्चर्य खाते थे कि ऐसे कैसे। तो फिर इस प्रकार से कैसे दादी ने सेवाएं किया जब शुरू में, वो भी बहुत वंडर था। और जब विदेश में आई तब भी जब शुरू में 1974 में, उस समय भी कोई स्टूडेंट्स नहीं थे तो यज्ञ सेवा भी कुछ नहीं था। 1974 में जब दादी आई तब एक रेंटेड कमरे में रहते थे, तो उस समय ना कोई खटिया था ना कोई फैसिलिटीज़ थी। लेकिन उस समय भी दादी ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए एक खटिया होना चाहिए या मेरे लिए एक कुर्सी होनी चाहिए। ऐसा कभी भी दादी अपने ऊपर कुछ खर्चा करे ये नहीं होता था। तो खास दादी दरवाजे के ऊपर सोती थी, 5 बाहर से दरवाज़ा लाते, उस पे 4 पहिया लगा के दादी उस पर सोती थी और वो ही संदली की तरह बन जाता था। सुबह मुरली सुनाते थे। तो देखा जाए कि न सिर्फ भारत में लेकिन विदेश में भी बहुत ही इकोनॉमिकल से रही है। दादी ने कभी नहीं कहा कि एक हमारी गाड़ी होनी चाहिए। जब गाड़ी की बात भी आती थी तो दादी कहती थी जो भी गाड़ी को हाथ लगाओ वो है मेरी। तो जैसे जैसे जिज्ञासु आना शुरू किया, बाबा के बच्चे आना शुरू किया, तो हर एक ऑफ़र करते थे दादी को। जहाँ भी जाना होता था तो वो लोग ऑफ़र करते थे कि दादी हम आपको लेके जाते थे। तो दादी को कभी भी जैसे पर्सनल कुछ चीज़ें अपने लिए लेना ये कभी नहीं किया। बहुत ही, और जो भी जब जिज्ञासु आने लगे बाबा के बच्चे, जैसे वृद्धि होने लगी और बाबा के भंडारे में जब कुछ आता था तो दादी यज्ञ को याद करती थी कि ये यज्ञ में भेजेंगे। और बाबा को बच्चों को भी ये सिखाया।
उनका बुद्धि योग जैसे यज्ञ की तरफ खिंचवाती थी कि यज्ञ में आधा हिस्सा यज्ञ को देना है, भले यहाँ भंडारी में डालो लेकिन आधा हिस्सा यज्ञ के लिए निकालो। बच्चों को भी सिखाती थी, माँ बाप को भी सिखाती थी। तो ये नहीं कि आजकल हम देखते हैं कि हर एक सोचते हैं कि जो भी भंडारे में आते थे तो हम अपने लिए रखें और अपना बड़ा से बड़ा रिट्रीट सेंटर बनाए, बड़ा सेंटर हम बनाए। तो ये देखने को यहाँ मिलता है, लेकिन दादी ने अपने लिए कभी नहीं सोचा कि हम कोई बड़े से बड़ा अच्छा शानदार सेंटर बनाए, अपने लिए कुछ करे, लेकिन हमेशा यज्ञ को ही सामने रखती थी। दादी ने विदेश सेवा दिल से अपनाई। ये नहीं कभी देखा कि ये ईस्टर्न कल्चर है या भारत का कल्चर है, बल्कि सभी को यही सिखाती थी कि ये ब्राह्मण कल्चर है। जब दादी विदेश गई तो दादी ने दिल से विदेश सेवा दिल से उठाई, क्योंकि बाबा ने बोला था कि बाबा ने कहा था कि आपको मधुबन का मॉडल बनाना। तो इस प्रकार से दादी का मन में ही था कि जो भी आते थे तो दादी सिखाती थी कि ना ये वेस्टर्न कल्चर है, ना ये इंडियन कल्चर है, ये ब्राह्मण कल्चर है, ये सभी को सिखाते थे। तो इस प्रकार की जो नियम मर्यादे ऊपर सबको चलाना सिखाया। ये नहीं कि ये अच्छा है या नहीं अच्छा है, हमने दादी में ये नहीं देखा, सब अच्छे हैं, सब बाबा के बच्चे भी अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा है, अच्छे से अच्छा चल रहे हैं और चला भी रहे हैं। तो दादी इस प्रकार से अपने आप को भी चलाया और औरों को भी चलाया। दादी बहुत ही एक एग्ज़ाम्पल के रूप में हमारे सामने रही है। शुरू में तो दादी काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन क्योंकि बचपन के दिन थे तो हम देखते थे कि हमारे बहुत ऐसे संस्कार थे, रोने का, रूठने का, मूड ऑफ करने का, या मीन्स एक दूसरों के साथ जैसे सेवा में तो ऊपर नीचाई होती है। तो दादी काफ़ी चीज़ों के लिए ध्यान भी खिंचवाती थी, जैसे कि हमको नियम मर्यादा के ऊपर बहुत ही पक्का सिखाया था और खुद करते थे तो हम भी फॉलो करते थे। तो दादी इम्पोर्टेंस दिखाते थे कि कैसा कितना इम्पोर्टेंस है ये अमृत वेला, ये मुरली क्लास या निमाशाम योग। तो जैसे मुरली क्लास में भी दादी हमेशा ये, जैसे यहाँ भी सभी ने देखा कि कोई पीछे बैठता है तो दादी को पसंद नहीं आता है, तो दादी खास हमको कहते थे कि सभी को बोलो आगे बैठे। तो हम अनाउंस करते थे क्लास में कि कुर्सियाँ बहुत आगे खाली है, सभी आगे आके बैठो। तो क्योंकि दादी ने पर्सनली शुरू में साकार बाबा के दिनों में जैसे ज्ञान रत्न है, कितना अमूल्य है, कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। जो जैसे साकार बाबा के सामने भी जैसे वो लोग बैठ के, जैसे दादी कहती थी, हम तो एकदम आगे पाँव के आगे बैठते थे और ध्यान से सुनते थे एक एक बाबा की जो बातें थी, जो वाणी सुनाते थे। तो ऐसे ही जब हम मुरली क्लास में जाते थे तो हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता था। कोई लेट आया तो हम ऐसे सिर हिला के देखते थे कि कौन लेट आया, कौन उठ के गया, कौन बैठा, ऐसे हमारा ध्यान चला जाता, ऑटोमेटिकली ऐसे चला जाता था। तो उस पर दादी बहुत ध्यान खिंचवाती थी कि आपका अटेंशन कहाँ है, आप सभी ध्यान से जो बाबा की मुरली है ध्यान से सुननी है। या कोई जुटका खाता था तो दादी उस समय नाम लेके दादी कहते थे कि फलाने आप मुरली ध्यान से सुनो, जिन्हों की आंखें बंद हो गई है आंखें खोलो, ऐसे नाम लेके। तो कईयों को अच्छा नहीं भी लगता था,
लेकिन फिर कई कई लोग अच्छा भी मानते थे कि दादी हमारी भलाई के लिए कहती थी। तो एक एक बात ऐसे ध्यान खिंचवाती थी। और दादी को ये नहीं पसंद था कि कोई जैसे खाली गाड़ी लेके आए दादी, क्योंकि वहाँ काफ़ी बुज़ुर्ग लोग भी थे। तो दादी ने ये खास सिखाया कि एक एक को लिफ्ट देने का। तो क्यों 5 गाड़ी अलग अलग एक ही व्यक्ति लेके आए, एक गाड़ी में पांचों को बिठा के लेके आने का दादी ने सिखाया। तो हाँ, दादी को पसंद नहीं आता था अगर मुरली चलती है, कोई भंडारा में सेवा करता है, तो दादी उन्हों को बैठ के समझाती थी, बताते थे। तो कई चीज़ ऐसी है जो दादी को पसंद नहीं आता था, तो दादी बताती थी। और ये भी है कि दादी को कभी कुछ किसी को कह भी देते थे तो वो लोग माइंड कर देते थे, हज़म नहीं होता था। तो दादी को मालूम पड़ जाता था, तो फिर कुछ भी होता था तो अपने क्लास में दादी बताते थे। तो उस समय पता चलता था कि आज की क्लास हमारे ऊपर है, दादी ने आज हमारे ऊपर क्लास कराई। जैसे अभी भी जब हम मुरली सुनते हैं तो हमको फील होता है कि आज की मुरली तो हमारे ऊपर ही चली है। तो ऐसे ही दादी जब क्लासेस कराती थी तो हर एक व्यक्ति समझता था कि आज क्लास हमारे ऊपर है। तो इस प्रकार से नियम मर्यादा के ऊपर दादी बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी कि कैसे, जैसे भोजन पर भी बैठ के आपस में बातचीत करते हैं, तो बाबा कहाँ गया, बाबा को याद किया, बाबा को। और ख़ास करके हम जब दादी को भोजन कराते थे और कोई तीसरा आके बात करता है तो दादी को पसंद नहीं आता था। तो इस समय क्यों बातें कर रहे हैं, ये भी स्ट्रिक्ट थी। जैसे दादी कहती थी मेरे को ये चीज़ क्या है मोबाइल, वो चीज़ क्या है मेरे को पता भी नहीं है, आप लोग सभी के हाथ में ये चीज़ें होती है। तो दादी के आगे जब कोई मोबाइल लेके बात करते थे, दादी के हाथ जोड़ती थी, दादी को अच्छा नहीं लगता था। या गाड़ी में कोई बैठ के मोबाइल यूज़ करते थे तो दादी पीछे बैठती थी, तो दादी हाथ जोड़ती, किससे बात करती, क्या बात करती है। तो दादी ये मीन्स दादी को नहीं अंदर से रहता था कि हम साधारण बने। दादी को हमेशा रहता था कि हम ऑर्डिनरी नहीं हैं, हम क्यों ऑर्डिनरी बनते हैं। हमारी बात में, हमारी थिंकिंग में, हमारी चलन में, इस पर ध्यान खिंचवाते थे। तो इस प्रकार के हमने दादी के जीवन को जो देखते हैं तो बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ थी। दादी में एक विशेषता थी कि हर एक के प्रति उनका शुभ भावना रहता है। किसी के प्रति भी कोई भी जैसे नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बोलना, अनर्थ बोलना, ये हमको अच्छा लगा कि दादी इस प्रकार से किसी को देखती नहीं थी। कोई आके दादी को बोल भी जाता था तो दादी अनसुनी कर देते थे। ऐसे नहीं कि उस व्यक्ति के बारे में इंटरेस्ट से सुने। तो ये हमको अच्छा लगता था कि दादी की बहुत ट्रांसपेरेंसी थी, बहुत क्लीन एंड क्लियर थी कि ये कुछ भी किसी का मन में नहीं रखती थी, ना देखती थी। तो उस प्रकार से दादी का जो बहुत ऊंचा सोच था। हम जब दादी को संभालते थे तो कभी कभी दादी का देखते थे कि तबीयत ठीक नहीं भी है और दर्द भी हो रहा है, तो वो बाबा के आगे जाके बैठ जाते थे। तो हम दादी को बोलते थे कि आप क्यों बाबा को याद कर रहे हैं, वो तो आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। तो दादी हमको शांत कर देती थी। तो दादी कहते थे कि वो बहुत कुछ कर रहा है। जैसे साकार बाबा के समय भी जब दादी को बहुत ही खांसी आती थी तो बाबा हनी चटाते थे दादी को। तो ऐसे भी जब दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो बाबा ने कहा कि मैं बच्ची का दर्द पी रहा हूँ। तो वो हमको याद आता है कि उस समय जब बाबा के आगे बैठती हैं तो वही ऐसे ही लगता है कि बाबा दादी का दर्द ले रहा है।
तो फिर ठीक हो जाती थी। और कभी ऐसे दादी की ऐसी वंडरफुल बात थी कि कभी अ, इतना दर्द में रहती थी और जब ठीक हो जाती थी तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और उसको वो बात याद भी नहीं है कि 2 घंटे के पहले मेरे को इतना दर्द था, मेरे को मैं इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन सब भूल जाता है दादी को। तो ये दादी की एक अच्छी बात, विशेषता कहो कि वो बात याद ना आवे कि। और दूसरा कि कुछ भी हो जाता था, एक घड़ी जो हुआ दूसरी घड़ी दादी भूल जाती थी। हम तो वो बातें लेके पकड़ के रखते थे और घड़ी घड़ी वो उसको जैसे उसके ऊपर मनन चिंतन करते या रमन करते हैं, लेकिन दादी ऐसे नहीं करती थी। एक हुआ सो फिनिश्ड, फुल स्टॉप। दादी ने बहुत सारा रोल प्ले किया है जब से मैं उनको जानती थी। एक माँ का रूप भी उनका देखा, कैसे दादी सभी को पालना देती है, क्योंकि इतनी सारी कन्याएं हैं, सब घर बार छोड़ के आए हैं। तो दादी जैसे फैमिली मीटिंग रखती थी, बिजनेस मीटिंग रखती थी, सबको जैसे सप्ते में बिठा के सभी को मिलते थे, सभी का हाल चाल पूछना। तो ऐसे माँ का रूप भी बहुत देखा है। केयरिंग थी दादी, अच्छी। अब खाया पिया रेस्ट किया, ऐसे दादी ध्यान रखते थे। और ख़ास करके कोई भी जैसे आना जाना किसी का रहते थे तो दादी ध्यान खिंचवाती थी कि इसके भाई बहनों के पास कौन है, कौन उसको संभाल रहा है। तो वो माँ का रूप भी देखा और बाप का रूप भी देखा। और टीचर तो हम सबको पता है, जब दादी को अच्छी स्टूडेंट भी थी और अच्छी टीचर भी थी, लेकिन दादी हमेशा कहती थी कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ। दादी को पढ़ाई के लिए बहुत शौक़ था, पढ़ने का। तो दादी हमेशा, जैसे मुरली कितनी बार दिन में पढ़ते थे, मैगज़ीन पढ़ते थे, मीडिया पेपर पढ़ते थे जो आते थे, ओम शांति मीडिया पेपर। तो दादी को बहुत इंटरेस्ट रहता था। और ये भी नहीं, दादी की जो अलग अलग बुक्स है, जैसे जगदीश भाई की भी बुक्स, हम कभी सोचते थे दादी इतनी बड़ी बुक क्यों पढ़ते हो। तो दादी कहते नहीं, बहुत अच्छी अच्छी बातें जगदीश भाई ने सुनाई है। तो दादी इंटरेस्ट लेती थी जो भी जगदीश भाई की बुक से औरों ने जो कुछ लिखा है। तो ऐसे नहीं कि मैं जो सुनाती हूँ वो ही ठीक, लेकिन औरों से भी बहुत दादी सीखती थी। जब हमारा छोटा ऑपरेशन हुआ पाँव का, तब दादी खुद ऑपरेटिंग थिएटर में भी आए। जब उनको मना भी किया हमारे सेवा साथियों ने कि दादी बाद में मिलने का, तो दादी ने कहा नहीं, मेरे को अभी अभी लेके जाओ। तो दादी खुद ऑपरेटिंग थिएटर में भी आई और सब डॉक्टर्स को पूछना, हमसे मिलना, प्यार देना। और फिर उसके बाद भी दादी रोज़ 2-2 बार आके दादी चक्कर लगाती थी। और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो दादी खुद खटिया के पास आके दादी अपना हाथ घुमाती थी कि बाबा अच्छा से अच्छा डॉक्टर आपको ढूंढ के देंगे, आप अच्छे से अच्छे हो जाओगे। तो बहुत दादी से प्यार लिया है। दादी खुद, हम समझते थे कि दादी कितना हमारे ऊपर जैसे केयर कर रही है, तो हमारी दिल पिघल जाती थी। और कभी कभी जैसे दादी हाथ भी जैसे घुमाती थी, जैसे कि दादी का हीलिंग हैंड हमारे ऊपर दादी रखती थी। तो सचमुच बाबा की और दादी की बहुत मदद से हमारी तबीयत ठीक हो जाती थी। बहुत प्यार पाया है दादी से। दादी हमेशा अपनी स्थिति को बना के रखा था और कई साल से दादी हमेशा सुनाते थे कि कभी भी बाबा बुला लेवे तो मैं रेडी हूँ। और हमको भी कई बार
दादी सुनाते थे कि बाबा एनी टाइम मेरे को बुला लेवे, तो हमको क्या करना है, कैसे करना है, तो दादी सुनाते थे। तो दादी की जो अंतिम इच्छा थी वो में हमने प्रैक्टिकल देखा कि बाबा ने कैसा पूरा किया। हम नहीं कहेंगे, वो मैं नहीं कहती हूँ कि हमारी टचिंग थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बाबा ने ही करवाया, वो बाबा ही सब कुछ दादी की इच्छा अनुसार कर रहे थे। जैसे कि हम उनको अहमदाबाद से जब यहाँ लेके आए तो उस समय मेरे को लगा कि अभी दादी को लेके जाना है, यही राइट समय है। तो हम वो क्रिटिकल स्टेज पर जब डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि दादी इतनी क्रिटिकल है, आप कैसे ले जाओगे, तो हमारी मन में वही आता था कि दादी की इच्छा थी ना कि मैं मधुबन में शरीर छोड़ूं। तो ऐसे हम वापस लेके आए। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारी खुद की टचिंग नहीं, लेकिन बाबा ने हमको वो टचिंग दिया कि दादी को लेके जाना चाहिए। और जब दादी की जो इच्छा अनुसार, जो 3-4 दिन पहले ही दादी बहुत अच्छी होती जा रही थी, जब सब बाईपैप जो ऑक्सीफ्लो है सब धीरे धीरे उतर रहा था, अपना फिजियोथेरेपी चालू करवाया। दादी को बोलते थे दादी हाथ ऊंचा करो, तो दादी हाथ ऊंचा करते थे, पाँव ऊंचा करो दादी, तो पाँव ऊंचा करते थे। तो हमको तो ऐसे ही लगा था दादी तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। लेकिन देखो दादी ने कैसे अपनी इच्छा प्रमाण उसने शरीर छोड़ा कि लास्ट घड़ी दादी की स्थिति ऐसे ही जैसे बहुत अव्यक्ति स्टेज था, जैसे फरिश्ता सो रहा है। दादी होश में भी थी उस समय, और ऐसे ही लग रहा था कि दादी सारा चक्कर लगा रही है, क्योंकि दादी बहुत डीप साइलेंस में थी। तो दादी की एंड स्टेज बहुत ही मैं कहूँगी वंडरफुल उसने अपनी स्टेज वो बना के रखी थी। बल्कि हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो गई थी, लेकिन दादी बिल्कुल एकदम स्टिलनेस, और उसी अवस्था में दादी ने धीरे धीरे अपना देह त्याग किया। लेकिन हमारे लिए तो बहुत ही कठिन था, क्योंकि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि दादी शरीर छोड़ेंगे इस समय, जबकि बहुत अच्छी हो रही थी। 4 दिन से अच्छा सब चल रहा था, और दादी ने उसी समय देह त्याग किया। वो कैसे प्रकृति ने भी उसको पूरा साथ दिया, क्योंकि इस देह में रहते भी दादी ने ये 5 तत्वों का शरीर को बहुत ही सुख दिया है, बहुत ही अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस दिया, बहुत ही प्यार दिया है इस शरीर को। तो ऐसे नहीं कि क्योंकि कभी कभी शरीर ठीक नहीं होता है तो हम कहता है ये शरीर नक्काम है, ठीक नहीं है, कोई काम का नहीं है। दादी के शब्द ऐसे कभी हमने सुना नहीं। बहुत ही इस प्रकृति को भी प्यार दिया, और बाहर भी नेचर को भी बहुत प्यार करते थे कि मेरा जो संकल्प है, तो मेरा संकल्प ऐसा हो प्यार का कि बाहर तक वो प्रकृति को भी पहुँचे। जैसे बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस बाहर तक पहुँचे, तो सुख वाला वाइब्रेशन, प्यार वाला वाइब्रेशन दादी पहुँचाते थे। तो दोनों प्रकृति ने बहुत साथ, और कैसे लास्ट में भी प्रकृति ने सब जैसे डांस कर रही थी, हम देख रहे थे जब बिजली चमक रही थी, इतनी बारिश गिर रही थी, थंडर लाइटिंग, जैसे उसका आह्वान कोई बहुत ग्रेट व्यक्ति का आह्वान कर रहे, जैसे उसका वेलकम कर रहे थे। तो इस प्रकार से दादी ने अपना देह त्याग किया। अभी भी जैसे दादी की इच्छा थी कि हम यहाँ रहे और यहाँ सब आएंगे आपके पास,
जैसे हम दादी को कहते थे कि हम क्या करेंगे, हमको कुछ आता नहीं है, तो दादी कहते थे अभी मैं हम क्या कर रहे हैं, लोग आते हैं ना, सब मिलते हैं ना, तो ऐसे ही लोग सब आएंगे, आप सभी को प्यार देना, पालना देना। तो अभी जो हम इस घड़ी जो देख रहे हैं कि ये दादी की कमाल है, बाबा की कमाल है, कैसे दादी सूक्ष्म में भी ये सेवा कर रही है। हम नहीं समझते हैं कि जो लोग आए हैं तो अ, हमारे कारण आए। दादी की अव्यक्त दृष्टि लेके खींच के आते हैं, जो भी आते हैं दादी की अव्यक्त दृष्टि लेने के लिए आते हैं। जितने भी आते हैं तो उन्हों को भी प्यार प्यार से मिलना, उन्हों को पालना करना, दादी का सारा अनुभव सुनाना। बहुत ग्रुप्स एंड ग्रुप्स अभी आते हैं। तो जैसे कैसे दादी बादाम देती थी, दादी की बादाम की कटोरी हाथ में रहती थी सुबह से रात्रि तक, तो वो सिस्टम हमने चालू रखा है। दादी कैसे बादाम देती थी, टोली देती थी और ब्लेसिंग कार्ड, और कभी फल भी देते। ये भी वंडर तो ये देखा, कभी एक सेब की पेटी लेके आया, तो ये जब बाबा मिलन का पहला ही मिलन में कोई सेब का पेटी लेके आया, तो वंडर की बात तो ये है, जब ग्रुप्स आता था और हम सेब सभी को देते थे टोली के साथ, और फिर वो पूरा हो गया वो बॉक्स, तो हम ऐसे ही देखते थे कि अभी तो ये पूरा, अभी हम क्या देंगे। आप बिलीव नहीं करो, दूसरा बॉक्स दूसरे दिन ही आ गया। तो जैसे दादी के समय भी ये चीज़ होती थी, दादी कुछ भी दान करते थे तो वो सेम चीज़ दूसरे तीसरे सप्ताह के बाद आ ही जाते थे। तो ये दादी की वंडर है, जो साकार में भी ऐसे होता था, अभी अव्यक्त हुई, अभी भी वो चल रहा है कि हमको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली कैसे सब चीज़ें आती है। जैसे अभी भी हम दादी की याद सौगात एक नैपकिन देते थे, तो वो भी पूरा हो गया था। तो दूसरे टर्न में मालूम नहीं कैसा, लेकिन दूसरे टर्न में भी वो नैपकिन आ गए। तो वो जैसे सिस्टम कैरिड ऑन हुई। तो ये तो मैं कहूँगी कि दादी की ही कमाल है, बाबा तो है ही है पीछे से। तो बाबा दादी का बैकबोन था। अभी मैं समझती हूँ दादी हमारे पीछे पीछे है, सारा करवा रही है, हम नहीं कर रहे, लेकिन दादी करवा रही है सूक्ष्म रूप में से ये सेवा। ऐसे करती रही ज्ञान की बारिश, जो तैयार हुए अनेक वारिस। नैनों से झरता वात्सल्य, मुख पर मधुर मुस्कान। नैनों से झरता वात्सल्य, मुख पर मधुर मुस्कान। आप ममतामयी माँ दादी जी, आप तो गुणों की खान, आप तो गुणों की खान।